हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 16। राधिका शिविन को घूरते हुए बोली, ओह, तो आप उस शादी को शादी मानते हैं जो आपने मुझे ब्लैकमेल करके की थी, जहां आपने मेरी फैमिली को किडनैप करके उन्हें मारने की धमकी देकर मुझे मजबूर करके मुझसे शादी की थी, उसे आप शादी कह रहे हैं। और आपने क्या कहा था उस दिन कि भले ही मेरी और आपकी शादी हो गई हो, लेकिन मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह रहूंगी। तो अब आपका फैसला कैसे बदल गया? अब आपके घमंड को ठेस नहीं पहुंची जो अब आप मुझे अपनी पत्नी बता रहे हैं। लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि मेरे लिए वो शादी ना कभी पहले मायने रखती थी और ना अब रखती है और ना ही कभी रखेगी। और अगर आपको लगता है कि मैं आपसे आपकी बात सुनूंगी तो एक गलतफहमी अपने जहन से निकाल देना, क्योंकि अब आपको मेरे साथ जितना बुरा करना था कीजिएगा, लेकिन मैं अब आपके सामने झुकने वाली नहीं हूँ और मैं कल ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ। राधिका गुस्से में ये सब बोलकर वहाँ से जाने लगी तो शिविन उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, आपने शायद अभी मेरी जिद को अच्छे से नहीं देखा है मिसेज राधिका शिविन रघुवंशी, और अब आप ये तो भूल जाएं कि आप इस घर से जा सकती हैं, क्योंकि आप इस घर की बहू हैं और आप शिविन रघुवंशी की पत्नी हैं। तो बताएं, आप अपने ही घर को छोड़कर जाएंगे तो यह अच्छा थोड़ी न लगता है। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन जो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी वो मैं हर चीज़ करने वाला हूँ। आपको मुझ पर जितना गुस्सा करना है कीजिए, लेकिन आप मुझसे दूर कभी नहीं जा पाएंगी। राधिका शिविन को घूरे जा रही थी। क्या कह रहे हैं मिस्टर रघुवंशी? आप जल्दी से मुझे नीचे उतारें, मैं खुद चल सकती हूँ। लेकिन शिविन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उसे अपने बाहों में लिए अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। राधिका उसके चेहरे को बड़ी गौर से देख रही थी। वो उसे देखते हुए बोली, आपके इस गुंडे जैसी शकल पर है ना ये शांति केयर अच्छी नहीं लगती, तो आप ये ड्रामा ना करें, अच्छा रहेगा। इतना कहकर वो उससे नजरें फेर लेती है। जैसे ही राधिका ने ये कहा तो शिविन उसे कमरे में लेकर आ चुका था। ये सुनते ही वो हैरानी से राधिका को देखते हुए बोला, आपको मेरी शक्ल गुंडे जैसी कहाँ से लग रही है? पता है मेरी कितनी लड़कियां दीवानी हैं, और आप मेरी पत्नी होकर ही मुझे ऐसे कैसे कह सकती हो? राधिका अभी भी शिविन की बाहों में ही थी और वो उसे लगातार देखे जा रहा था। ये देख राधिका बोली, अब आप मुझे नीचे उतारेंगे और मैं कह सकती हूँ, बहुत कुछ कह सकती हूँ, और मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। शिविन राधिका को नीचे उतार कर बोला, आप कितना भी बोलें, लेकिन सच ही है कि आप मेरी पत्नी हैं। मेरा नाम आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ चुका है, जिसे आप चाह कर भी नहीं हटा सकती और न ही आप सच को ठुकरा सकती हैं। जाइए, आप चेंज कर लीजिए, वरना आपको सर्दी हो जाएगी। राधिका बिना कुछ कहे वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर बाद राधिका वॉशरूम से बाहर आती है। ये देखकर शिविन अंदर वॉशरूम में चला जाता है। शिविन शावर को ऑन करता है। उसके दोनों हाथ सामने दीवार पर थे। वो गुस्से में खुद से बोला, राधिका के पास आने से पहली बार मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, भले ही मैं आपको बचपन से जानता हूँ, लेकिन मुझे आपसे मिले हुए 15 दिन भी नहीं हुए थे और मैंने आपको अपनी दोस्त भी नहीं माना था, क्योंकि उस वक्त आप मुझे अच्छी लगती थी और मैं आपको अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता था। लेकिन उन 15 दिनों में ही मुझे आपसे इतनी नफरत हो गई, जिसे मैं 20 साल से करते आ रहा हूँ। और अभी भी मुझे आपसे प्यार तो नहीं है, लेकिन आपकी फिक्र ज़रूर है, क्योंकि मैंने आपको अपनी गलतफहमी की वजह से बहुत दुख दिया है। लेकिन अगर अब आप इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहेंगी तो मैं आपको आज़ाद कर दूंगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक
आप खुद को संभाल नहीं लेती, क्योंकि मेरी 20 साल की नफरत के सामने 15 दिन का प्यार नहीं टिक सकता। शिबिन कुछ देर बाद फ्रेश होकर वॉशरूम से अंदर आता है। तभी उसकी नज़र राधिका पर पड़ती है, जो उस वक्त बालकनी के पास बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। शिबिन उसे एक नज़र देखता है और उसके बाद रेडी होकर रूम से बाहर निकल जाता है। वो अपनी कार में बैठते हुए ईशान को कॉल करते हुए बोला, ईशान, काम हुआ? उधर से ईशान बोला, हाँ शिविन, काम हो गया, तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। इतना कहकर वो कॉल को रख देता है। शिविन खिड़की से बाहर बारिश को देख रहा था और जो कुछ भी आज हुआ उसे याद करते हुए वो खुद से बोला, मैं अब आपको खुद से दूर ही रखना चाहता हूँ राधिका, और सही समय आने पर मैं इस रिश्ते को भी ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि हमारे बीच इस रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है। ये कहते हुए वो अपने सिर को सीट पर टिका देता है। शाम हो चुकी थी। बारिश अब ज़्यादा तेज नहीं थी, लेकिन मौसम इस वक्त भी काफ़ी सुहावना था। राधिका अब किताबें पढ़ते पढ़ते बोर हो चुकी थी। वो किताब को साइड में रखती है और रूम से बाहर चली जाती है। तनु और सुरेंद्र जी की मौत को अब लगभग 1 महीना हो चुका था और तब से राधिका आज पहली बार अपने रूम से बाहर निकली थी। राधिका जब खुद को समझा चुकी थी, अब उसे इन सब से बाहर आना होगा और खुद को संभालना होगा, ताकि उसे शिविन या किसी और पर खुद के लिए डिपेंड न रहना पड़े। इसीलिए अब वो खुद को उस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसके लिए ये सब काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही थी। राधिका जैसे ही नीचे हॉल में आती है तो देखती है कि घर की डेकोरेशन बिल्कुल चेंज हो चुकी थी और डेकोरेशन बिल्कुल उसकी पसंद की थी। सब चीज़ें चेंज थी जो भी राधिका को पसंद नहीं थी। राधिका को हॉल में घूमते हुए घर को देखते हुए खुद से बोली, इस खड़ूस ने इस घर के डेकोरेशन को कैसे बदल दिया। लेकिन जो भी हो, अभी पहले से तो काफ़ी बेहतर है। अब इसे देखकर लग रहा है कि हाँ, सच में मैं किसी घर में हूँ, और न पहले तो इस घर को भी बिल्कुल अपनी तरह ही बनाया हुआ था। हर जगह बस ब्लैक और वाइट कलर जैसे, इसके पास और कोई कलर भी ना हो। ये सब बड़बड़ाते हुए उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर बैठे रमा जी पर पड़ती है, जो इस वक्त रात के खाने के लिए सब्जियां काट रही थी। ये देखकर राधिका उनकी तरफ बढ़ जाती है। रमा जी, कैसी हैं आप? राधिका की आवाज़ सुनते ही रमा खड़े होते हुए बोली, अरे मालकिन, आप यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। ये कहते हुए रमा ने उसके लिए एक चेयर बाहर की तरफ खींच दी। उसके चेहरे पर खुशी अलग ही दिखाई दे रही थी। राधिका बैठते हुए बोली, अरे आप मुझे ये क्या कहकर बुला रही हैं रमा जी? आप जानती हैं आप मुझसे उम्र में कितनी बड़ी हैं, और आप मुझे मालकिन क्यों बुला रही हैं? नहीं, आप मुझे सिर्फ राधिका कहकर बुलाइए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनकर। मालकिन बड़ा अजीब लग रहा है। रमा राधिका की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे अब तो आपको उसकी आदत डालनी होगी ना। अब जब आप हम सबकी मालकिन हैं तो हम आपको आपके नाम से कहकर नहीं बुला सकते, भले ही आप उम्र में हमसे छोटी हों। राधिका इस बात पर कोई जवाब नहीं देती। अच्छा चलिए, आज मैं आपके साथ खाना तैयार करवाती हूँ। ये कहते हुए वो किचन की तरफ जाने लगी तो रमा जी उसे रोकते हुए बोली, अरे मालकिन, आप रहने दें, खाना हम तैयार कर लेंगे, आप बस यहाँ बैठ जाइए। वैसे भी आप इतने दिनों बाद हम सबके पास आई हैं। अरे क्या रमा जी, आप भी, अब मैं पूरा दिन कैसे बैठी रह सकती हूँ? मैं बोर हो गई, इसीलिए तो मैं यहाँ आई, ताकि मैं कुछ काम कर सकूँ। और देखिए, आप है ना, मुझे खाना बनाने से नहीं रोक सकती, इसीलिए चलिए। पर मालकिन साहब को ये अच्छा नहीं लगेगा। राधिका अपनी कमर पर
हाथ रख मुंह बनाते हुए बोली, अरे अब वो बीच में कहाँ से आ गए? खाना आपको और मुझे बनाना है, न कि उन्हें। जो उन्हें अच्छा या बुरा लगे तो इसीलिए आप उनके बारे में न सोचें। ये कहकर राधिका किचन में चली जाती है और रमा भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे। इधर शिविन की कार एक आलीशान फार्म हाउस के सामने आकर रुकती है, जहां बहुत सारे बॉडीगार्ड्स गन लिए खड़े हुए थे। और जैसे जैसे ही शिविन आगे बढ़ते जा रहा था, वैसे ही सभी बॉडीगार्ड अपना सर झुकाए खड़े हो गए थे और कुछ सिक्योरिटी गार्ड शिविन के पीछे चले जा रहे थे। और शिविन रुतबे के साथ अंदर फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा था। शिविन फार्म हाउस के अंदर बने एक रूम में एंटर करता है, जहां काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड थे और ईशान भी वहीं था। रूम के बीच एक चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसकी आंखों पर काली पट्टी और उसे रस्सी से बांधा गया था। शिविन को देखते ही सब सिक्योरिटी गार्ड ने उसे सर झुकाकर सलाम किया और एक सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत शिविन के लिए उसके किंग चेयर को उसके सामने रख दिया, जिस पर शिविन आराम से रुतबे के साथ बैठा। तभी वो आदमी जो इस वक्त चेयर पर बैठा हुआ था, वो छटपटाते हुए बोला, अबे कौन है बे? वो जो जगताप माने को किडनैप करके साला खुद ही खुद की मौत का बुलावा दे रहा है। तभी शिविन एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करता है और उसका इशारा पाते ही वो तुरंत जगपात की आंखों से पट्टी हटा देता है। तभी वहाँ खड़ा हुआ ईशान जगताप को देखते हुए बोला, अब मिल, तुझे बहुत चुल मची थी ना ये जानने के लिए कि किसने तुझे किडनैप करवाया, और अब मिल, तुझे बहुत चुल मची थी ना ये जानने के लिए कि किसने तुझे किडनैप करवाया और किसके हाथों तेरी अब मौत होने वाली है, वो भी बड़े बेहतरीन तरीके से। ये कहकर वो पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। अबे लगता है तुम सबका दिमाग सटका गया है। जो तुम जगताप माने को किडनैप किया है, जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, या बिना जाने ही मुझे उठवा लिया? खैर, अब तुम लोगों ने मुझे उठा लिया है तो तुम्हारा ऊपर जाने का टाइम भी आ गया है। साला तुम दोनों को मेरे हाथों से मरने का बहुत ही शौक चढ़ा है शायद। उसने अभी तक शिविन या ईशान को दोनों में से ही किसी को नहीं देखा था, क्योंकि इस वक्त कमरे में रोशनी से ज़्यादा अंधेरा था। वहाँ बस एक डिम लाइट जली हुई थी और शिविन का चेहरा भी इस वक्त जगताप की तरफ नहीं था। उसने उसकी तरफ इस वक्त अपनी पीठ की हुई थी और वो आराम से उसकी बकवास सुनते जा रहा था। तभी उनमें से वहाँ खड़ा एक बॉडीगार्ड दूसरे बॉडीगार्ड के कान में धीरे से बोला, साला ये आदमी जगताप इतना बोल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि सर आज इसकी हालत ख़राब करके रहेंगे। अभी तो बहुत बोल रहा है, लेकिन जब सर अपना रूप दिखाएंगे ना, फिर देखते हैं क्या करेगा। चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी दूसरा बॉडीगार्ड उसको हाथ मारते हुए चुप रहने का इशारा करता है। तेरा क्या उस जगताप से पहले खुद सर के हाथों से मरने का इरादा है? अगर नहीं है तो चुपचाप खड़ा हो जा। शिविन आराम से बैठा बस जगताप की बातें सुन रहा था, और जगताप बिना ये जाने कि वो आखिर यह सब किसे कह रहा है, बस जो जी में आए बोले जा रहा था। लेकिन शिविन अभी तक खामोश था। इस वक्त वहाँ मौजूद हर एक इंसान ये जानता था कि अब आखिर क्या होने वाला है, लेकिन जगताप इस बात से पूरी तरह से अनजान था। जगताप दोबारा फिर गुस्से में बोला, मैं तुम सबको आखिरी बार बोल रहा हूँ कि मुझे चुपचाप यहाँ से छोड़ दो। मैं तुम सबको तुम्हारी इस बेहुदा गलती के लिए माफ़ कर दूँगा, वरना तुम सब बहुत पछताओगे और साथ ही मैं अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। आज मुझे थोड़ी जल्दी है, तुम लोगों ने मुझे गलत टाइम पर किडनैप कर लिया है। साला आज इतने सालों बाद मुझे मेरी प्रेमिका जो मिल गई है। अब चलो मुझे जल्दी से छोड़ो ताकि मैं उसके पास जा सकूं। बहुत दूर रह ली वो मुझसे। ईशान सुनते ही समझ चुका था कि जगताप इस वक्त किसी और की नहीं बल्कि राधिका की बात कर रहा है।
वो तुरंत शिविन की तरफ देखता है, जो अब तक सिर्फ शांत बैठा हुआ था। लेकिन शिविन ने जैसे ही ये सुना तो उसका गुस्सा अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। शिविन तुरंत अपनी चेयर से उठा और उसने जगताप के फेस पर इतनी तेज पंच मारा जिससे जगताप सीधा चेयर के साथ नीचे जमीन पर गिरा और उसके होठ से खून निकलने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि जगताप तो बिल्कुल हैरान ही था। यह देखते ही ईशान ने वहाँ खड़े सभी बॉडीगार्ड को बाहर जाने का इशारा किया और उसका इशारा पाते ही सभी वहाँ से बिना कुछ कहे चुपचाप चले गए। जगताप अपने होठों से खून बहता हुआ देखकर बोला, अबे साला, इतना जोर से कौन मारता है और मुझे ही किडनैप करके मुझे ही मार रहा है? आखिर है कौन बे तू? तू जगताप माने को जानता नहीं है शायद। शिविर ने गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ते हुए बोला, तू कौन है और क्या कर सकता है ये मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ ये तुझे जानने की बहुत ज़रूरत है। शिविन की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर इस वक्त कोई भी डर के मारे कांप सकता था। और यही हाल कुछ जगताप का हो रहा था, जो कुछ देर पहले शिविन के सामने काफ़ी बोल रहा था। शिविन ये कहते हुए जगताप को बेतहाशा मारे जा रहा था। और क्या कहा तूने? तुझे अपनी प्रेमिका से मिलना है तो आज मैं तुझे मिलवाऊंगा और ऐसा मिलेगा कि दोबारा कभी तुम्हारे मुंह से प्रेमिका शब्द निकलेगा तक नहीं। बहुत शौक है ना तुझे प्रेम करने का, तो आज मैं तुम्हें अपना प्रेम दिखाऊंगा। जगताप अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोला, अरे तुम मुझे मार क्यों रहे हो और मुझे किडनैप क्यों किया है ये तो बता दो, या बिना बताए बस मारे जा रहे हैं? और तुम उस राधिका को कैसे जानती हो? और ये मैटर मेरा और उसका है, सिर्फ हम दोनों का। ईशान गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला, साला अब तो ये गया, पता नहीं इसको सोए हुए शेर को जगाने की क्या ज़रूरत पड़ी है। जगताप के मुंह से राधिका का नाम सुनते ही शिविन ने पास में रखी हॉकी स्टिक उठाई और उससे जगताप को मारना शुरू कर दिया। और जगताप बस दर्द में चिल्लाई जा रहा था, अगर तुमने अपनी इस घटिया जुबान से उसका नाम लिया तो तुम्हारी वो हालत कर दूंगा जो तुम अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते। और बहुत शौक है ना तुझे बेकसूरों की जान लेने का, तो अब शिविन रघुवंशी तुम्हें बताएगा कि जान लेना और तड़पाना किसे कहते हैं। मेरे साम्राज्य में स्वागत है। शिविन ये सब कहते हुए गुस्से में जगताप को मारे जा रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर खून था और उसकी हालत अधमरी हो चुकी थी। ये देखकर ईशान शिविन के पास जाकर उसे शांत करते हुए बोला, शिविन अब बस करो, उसकी हालत वैसे ही तुमने बहुत ख़राब कर दी है। ऐसे तो वो अभी मर जाएगा और तुम उसे वो मौत नहीं दे पाओगे जो तुम देना चाहते हो, इसलिए अब बस करो। वैसे भी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, अब हमें घर चलना चाहिए। लेकिन जैसे ईशान की बातें शिविन को सुनाई ही नहीं दे रही थी। ईशान कुछ सोचते हुए बोला, घर राधिका हमारा वेट कर रही है, मैंने अभी उसका मैसेज देखा। ये सुनते ही शिविन के हाथ रुक गए। वो अपनी गर्दन पर हाथ रखकर खुद को संभालते हुए जगताप से दूर हुआ। राधिका का नाम सुनकर जगताप हंसते हुए बोला, उस राधिका ने आपको भी अपना दीवाना बना रखा है क्या? तभी उसके लिए मुझे मार रहे हो? ऐसा भी क्या रिश्ता बन गया है जो उस लड़की के लिए इतने गुस्से में हो? क्या करें, वो है ही ऐसी चीज़। जगताप के ये कहने पर तुरंत शिविन ने उसे एक पंच मारा, जिसे अब जगताप बेहोश हो चुका था। कुछ देर बाद सभी बॉडीगार्ड अंदर आ जाते हैं। शिविन सबको गुस्से में देखते हुए बोला, इसकी अच्छे से खातिरदारी करो, मैं दोबारा आकर मिलूँगा और मुझे किसी भी काम में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। इतना कहकर वो ईशान के साथ वहाँ से बाहर के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही एक बॉडीगार्ड जगताप को देखते हुए बोला, बताओ इसमें खातिरदारी करने के लिए छोड़ा ही क्या है, वैसे ही हालत ख़राब कर दी है सर ने। ये कहते हुए अब अपने काम पर लग जाते हैं।
शिविन के कपड़े इस वक्त खून से खराब हो चुके थे, इसीलिए वो कपड़े चेंज करके ईशान के साथ घर के लिए निकल जाते हैं। इधर राधिका ने रमा जी के साथ मिलकर रात का डिनर तैयार कर दिया था। राधिका अपने रूम में जाते हुए बोली, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।